नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में भी दो सनसनीखेज कहानियां हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के पी ब्लॉक में विनोद बिष्ट का परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। विनोद मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले पिछले 30 साल से दिल्ली में बसे थे। उनके परिवार में पिता सतीश बिष्ट, माता शकुंतला देवी, छोटा भाई मदन बिष्ट, उसकी पत्नी कुसुम, विनोद की पत्नी रेखा और दो बेटे विनीत 16 और संचित 11 थे। विनोद कृष्णा नगर के गुरमी टेंट हाउस में मैनेजर थे, जहां उन्हें अच्छा वेतन मिलता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। विनीत 10वीं कक्षा में पढ़ता था और अच्छे नंबर लाता था, जबकि संचित 6ठी कक्षा में था। विनोद की शादी 2001 में रेखा से हुई थी और दोनों की जिंदगी शुरू में प्यार और खुशियों से भरी थी। विनोद की ड्यूटी अक्सर रात में होती थी, इसलिए वो सुबह घर लौटता। उसका छोटा भाई मदन पड़ोस में रहता था। दोनों भाइयों को गांव जाने का मौका कम मिलता, इसलिए विनोद ने अपने माता पिता को भी दिल्ली बुला लिया था। बाहर से देखने में विनोद और रेखा का रिश्ता सुखी लगता था। रेखा 36 साल की उम्र में भी मॉडल लाइफस्टाइल और डिजाइनर कपड़ों के कारण 25 की दिखती थी। उसकी सलोनी सुंदरता, कसी हुई देह और चमकती आंखें हर किसी का ध्यान खींचती थी। वो रोज अपने छोटे बेटे संचित को स्कूल छोड़ने जाती। स्कूल के बाहर अन्य माता पिता भी आते, जिनमें विकास भी था, जो अपनी बेटी को छोड़ने आता था। विकास कॉलोनी का ही रहने वाला, दिखने में आकर्षक और फिट था। वह रेखा को चोरी छिपे निहारता। उसकी नजरों में एक चाहत थी, जो रेखा को शुरू में अजीब लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी तारीफों और ध्यान से प्रभावित होने लगी। विकास की नजरें जब रेखा की कमर या मुस्कान पर ठहरती, तो उसे एक अजीब सा रोमांच महसूस होता। वो शर्माती, लेकिन मन ही मन खुश होती। शुरुआत में रेखा ने उसे नजरअंदाज किया, पर विकास की लगातार तारीफें, "रेखा जी, आपकी मुस्कान तो जादू है," ने उसका दिल पिघला दिया। जल्द ही दोनों की बातें शुरू हुई। फोन पर छोटी मोटी बातें, फिर लंबी गपशप। विकास का प्यार भरा लहजा रेखा को सुकून देता। वो कहता, "तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिन बन जाता है।" रेखा भी जवाब देती, "तुम्हारी बातें मुझे हल्का कर देती है।" धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी। स्कूल के बाहर, बाजार में या कॉलोनी के पार्क में। एक दिन विकास ने रेखा का हाथ पकड़ा। "तुम मेरे लिए खास हो," उसने धीमी आवाज में कहा। रेखा का दिल तेज धड़का। उसने हल्का विरोध किया, "ये ठीक नहीं, मैं शादीशुदा हूं।" लेकिन विकास के स्पर्श में एक गर्माहट थी। उसने रेखा के गाल पर हल्का सा चुंबन लिया और रेखा की सारी हिचक पिघल गई। वो पल उसे सपने जैसा लगा। उनकी मुलाकातें अब गुप्त हो गई। विकास का स्पर्श, उसकी उंगलियां जो रेखा की कमर पर फिसलती, उसकी गर्म सांसें जो उसके कानों को छूती, रेखा को एक नई दुनिया में ले जाता। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन उसका अकेलापन और विकास की चाहत उसे रोक नहीं पाए। विनोद ने रेखा के व्यवहार में बदलाव नोटिस किया। वो पहले की तरह प्यार नहीं दिखाती थी। उसका फोन हमेशा व्यस्त रहता। विनोद को शक हुआ। उसने रेखा के फोन पर नजर रखनी शुरू की। अनजान नंबर देखकर वो सवाल करता। रेखा निडर बनकर जवाब देती, "ये मेरी सहेली है।" लेकिन विनोद को यकीन नहीं होता। एक दिन रेखा स्कूल से संचित को लेने गई। वहां विकास मिला। दोनों बातों में खो गए। उसी वक्त विनोद का फोन आया। रेखा ने दोनों से एक साथ बात की। विनोद ने उसकी बातें सुन ली और रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग में रेखा की ऐसी बातें थी जो सिर्फ प्रेमी या पति से की जाती है। "तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को छू लेती है," विकास कह रहा था। रेखा ने हंसते हुए जवाब दिया, "तुम भी तो कम नहीं।" ये सुनकर विनोद का खून खौल गया।
शाम को रेखा घर लौटी। विनोद ने विनीत को दूसरे कमरे में भेजा और रेखा को रिकॉर्डिंग सुनाई। रेखा सन्न रह गई। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने उसे जमकर पीटा। तुम मेरा घर उजाड़ रही हो, वो चीखा। उसने रेखा का फोन छीन लिया और नया नंबर दिलवाया। अब उससे बात की तो ठीक नहीं होगा, उसने चेतावनी दी। लेकिन रेखा का दिल विकास से जुड़ चुका था। उसने चुपके से विकास को नया नंबर दिया। उनकी बातें और मुलाकातें फिर शुरू हो गई। विकास की बाहों में, उसके गले पर हल्के चुंबन और प्यार भरी बातें रेखा को जीने का सहारा देती थी। विनोद को जल्दी पता चल गया कि रेखा ने उसकी चेतावनी नहीं मानी। उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने रेखा से कहा, या तो मेरे साथ रहो या अपने प्रेमी के पास चली जाओ। रेखा ढीठ हो चुकी थी। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी, उसने जवाब दिया। झगड़े अब रोज की बात हो गए। रिश्तेदार बीच बचाव करते, जिससे बात थाने तक नहीं पहुंची। 20 जून को दिलशाद गार्डन के साप्ताहिक बाजार में रेखा और विकास बातें कर रहे थे। विनोद ने उन्हें देख लिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने खुद को काबू किया और घर लौट गया। रेखा के घर आने पर उसने कहा, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती, अपने प्रेमी के साथ चली जाओ। रेखा ने जवाब दिया, मैं घर नहीं छोड़ूंगी। विनोद ने गुस्सा पी लिया, लेकिन उसके मन में बदले की आग सुलग रही थी। 21 जून की सुबह विनोद ने योजना बनाई। उसने छोटे बेटे संचित को साले के घर छोड़ा। रात की ड्यूटी के बाद वो शराब पीकर लौटा। उसने मीट काटने वाला चापड़ बैग में छिपाया। सुबह 5 बजे वो घर पहुंचा। उसने छोटे भाई मदन के कमरे की कुंडी बाहर से बंद की और रेखा से दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही रेखा ने दरवाजा खोला, विनोद का गुस्सा फट पड़ा। उसने रेखा पर हमला शुरू कर दिया। रेखा ने चीखकर विनीत को बुलाया। विनोद ने चापड़ निकाला और रेखा के सिर पर वार किया। रेखा बाहर भागी, लेकिन विनोद ने उसे पकड़ लिया। उसने 35 बार चापड़ से वार किए। विनीत ने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन चापड़ उसकी हथेली पर लग गया। वो डरकर बाहर भागा और चाचा मदन को बुलाया। रेखा की चीख सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। विनोद भाग निकला। रेखा की चीखें और खून से सना फ्लैट दिलशाद गार्डन के पी ब्लॉक में हड़कंप मचा गया। 21 जून 2017 की सुबह जब पड़ोसी फ्लैट के बाहर जमा हुए तो खबर पुलिस तक पहुंची। ऐसे हीरालाल को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि P3 फ्लैट में कुछ गड़बड़ हुई है। वो हेड कांस्टेबल कर्मवीर के साथ मोटरसाइकिल से तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। थाना सीमापुरी से फ्लैट सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था, इसलिए 10 मिनट में वे वहां थे। बाहर खड़े लोग कांपते हुए बता रहे थे कि विनोद बिष्ट ने अपनी पत्नी रेखा पर हमला किया है। फ्लैट के अंदर फर्श पर खून की लकीरें और बिखरी चप्पलें थी। पड़ोसियों ने बताया कि रेखा और उसका बेटा विनीत घायल है और उन्हें पीसीआर वैन से जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। हीरालाल ने कर्मवीर को घटनास्थल की निगरानी के लिए छोड़ा और खुद अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला कि रेखा की मौत हो चुकी थी। विनीत, जिसकी हथेली पर चोट थी, इलाजरत था। विनीत ने कांपती आवाज में बताया, पापा ने मम्मी पर चापड़ से हमला किया। मैंने बचाने की कोशिश की तो मेरे हाथ पर भी वार किया। हीरालाल ने उसका बयान दर्ज किया और थाना प्रभारी संजीव गौतम को सूचना दी। रेखा की लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाई गई। संजीव गौतम ने एसीपी हरेश्वरवी स्वामी और डीसीपी नुपुर प्रसाद को जानकारी दी और घटनास्थल पर पहुंचे। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी वहां आई। डीसीपी और एसीपी ने फ्लैट का मुआयना किया। खून से सनी दीवारें, बिखरे सामान और चापड़ के निशान साफ बता रहे थे कि वारदात क्रूर थी। टीम ने सबूत जुटाए, खून के धब्बे, चप्पलें और एक टूटी कांच की बोतल। विनीत से बात करने पर साफ हुआ कि विनोद बिष्ट ही अपराधी था। पुलिस ने भादनसंग की धारा 302 हत्या और 324 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
के तहत केस दर्ज किया, लेकिन विनोद फरार था। डीसीपी नुपुर प्रसाद ने एसीपी हरेश्वरवी स्वामी के नेतृत्व में थाना सीमापुरी और स्पेशल स्टाफ की एक टीम बनाई। अतिरिक्त थाना प्रभारी जेके सिंह ने विनोद के भाई मदन बिष्ट को बुलाकर पूछताछ की। मदन ने बताया, विनोद पौड़ी गढ़वाल अपने पैतृक घर जा सकता है। पुलिस ने बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर टीमें तैनात की, लेकिन विनोद नहीं मिला। पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया। एक मुखबिर ने सूचना दी कि विनोद फ्लैट के पास छिपा हो सकता है। जेके सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। एक पार्क के पास संदिग्ध आदमी दिखा। पुलिस ने उसे घेर लिया। वो विनोद था, पीठ पर पिट्ठू बैग लिए। तलाशी में बैग से खून से सनी शर्ट और चापड़ बरामद हुआ। थाने में पूछताछ के दौरान विनोद टूट गया और उसने सच उगल दिया। मैंने रेखा को मारा, उसने कबूल किया। विनोद ने बताया कि उसकी और रेखा की जिंदगी शुरू में खुशहाल थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे में खोए रहते। रेखा की मुस्कान और उसकी गर्माहट विनोद को सुकून देती थी। रात की ड्यूटी के बाद जब वो घर लौटता, रेखा उसे गले लगाती, उसके माथे पर चुंबन देती। तुम थक गए हो, आराम करो, वो प्यार से कहती। विनोद उसकी कमर पर हाथ रखता और दोनों हंसते बातें करते। लेकिन धीरे धीरे रेखा का व्यवहार बदला। वो फोन पर व्यस्त रहने लगी। विनोद को शक हुआ। उसने रेखा के फोन की जांच शुरू की। अनजान नंबरों पर कॉल और मैसेज देखकर उसका शक गहराया। ये कौन है? वो पूछता। रेखा जवाब देती, कोई सहेली। लेकिन उसकी आंखें झूठ बोलती थी। विनोद ने एक दिन रेखा की बातचीत रिकॉर्ड की। विकास के साथ उसकी अंतरंग बातें सुनकर वो सन्न रह गया। तुम्हारी आवाज मेरे दिल को छू लेती है, विकास कह रहा था। रेखा ने हंसकर जवाब दिया, तुम भी तो मेरे लिए खास हो। विनोद का खून खौल गया। उसने रेखा को पीटा और नया नंबर दिलवाया। लेकिन रेखा ने विकास से संपर्क नहीं तोड़ा। वो चुपके से मिलती, उसकी बाहों में समय बिताती। विकास का स्पर्श, उसकी उंगलियां जो रेखा के गालों पर फिसलती, उसकी गर्म सांसें जो उसके कानों को छूती, रेखा को एक नशे की तरह लगता। वो विनोद को भूल चुकी थी। विनोद ने रेखा को चेतावनी दी, मेरे साथ रहो या अपने प्रेमी के पास जाओ। रेखा ने ढीठ जवाब दिया, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। झगड़े रोज होने लगे। रिश्तेदार सुलह कराते, लेकिन विनोद का गुस्सा बढ़ता गया। 20 जून को साप्ताहिक बाजार में उसने रेखा को विकास के साथ देखा। दोनों हंसते बात करते हुए करीब थे। विनोद का गुस्सा फट पड़ा, लेकिन उसने खुद को रोका। घर लौटकर उसने रेखा से कहा, तुम मेरा घर छोड़ दो। रेखा ने जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। 21 जून की सुबह विनोद ने योजना बनाई। उसने संचित को साले के घर छोड़ा। रात की ड्यूटी के बाद वो शराब पीकर लौटा। उसने चापड़ बैग में छिपाया। सुबह 5 बजे वो घर पहुंचा। उसने मदन के कमरे की कुंडी बाहर से बंद की। रेखा ने दरवाजा खोला तो विनोद ने उस पर हमला शुरू कर दिया। रेखा चीखी। विनीत को बुलाया। विनोद ने चापड़ से रेखा के सिर पर वार किया। वो बाहर भागी, लेकिन विनोद ने उसे पकड़ लिया। गुस्से में उसने 35 बार वार किए। विनीत ने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हथेली कट गई। वो चाचा मदन को बुलाने भागा। पड़ोसियों के आने पर विनोद आनंद विहार के एक सुनसान टॉयलेट में भागा। वहां उसने खून से सनी शर्ट बदली और बैग में रख लिया। दिन भर कौशांबी में छिपा रहा। शाम को वो विनीत की खबर लेने फ्लैट की ओर लौटा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 22 जून को विनोद को कड़कड्डुमा कोर्ट में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि रेखा की मौत सिर पर गहरे घावों और अत्यधिक खून बहने से हुई। विनीत का इलाज चल रहा था। पुलिस ने विकास से भी पूछताछ की, लेकिन वो निर्दोष पाया गया। उसने कहा, मैं रेखा से सिर्फ दोस्ती की हद तक बात करता था। विनोद का परिवार टूट चुका था। सतीश और शकुंतला
अपने बेटे की हरकत और रेखा की मौत से सदमे में थे। विनीत और संचित मां के बिना अकेले थे। विनोद ने पूछताछ में कहा, रेखा की बेवफाई ने मुझे तोड़ दिया। मैंने गुस्से में गलती कर दी, लेकिन उसकी गलती ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। रेखा की बेवफाई और विनोद का गुस्सा दोनों गलत थे। अगर रेखा ने अपनी सीमाएं न लांघी होती या विनोद ने शांत मन से बात की होती तो शायद ये त्रासदी टल सकती थी। आज की दूसरी कहानी है जयपुर के निर्माण नगर में अनिल सोनी की। 48 साल का अनिल मूल रूप से मूर्त सीकर का रहने वाला अपनी पत्नी उषा और 2 बच्चों के साथ कमला नेहरू नगर में रहता था। अनिल की पायल ज्वेलर्स नामक दुकान निर्माण नगर में थी, जहां वो नए पुराने गहने खरीदता बेचता, उनकी सफाई और मरम्मत करता और जरूरतमंदों को ब्याज पर पैसे देता था। उसकी दुकान के ठीक सामने उसके छोटे भाई विनोद की ज्वेलरी शॉप थी। दोनों भाइयों के काम एक जैसे थे, लेकिन दुकानें और घर अलग अलग। फिर भी दोनों में गहरा लगाव था। अनिल रोज सुबह 9 बजे घर से निकलता, 10 बजे दुकान खोलता और रात 8 बजे बंद करके 9 बजे तक घर लौट जाता। उसकी जिंदगी एक तय रास्ते पर चल रही थी। लेकिन 26 सितंबर 2015 को सब कुछ बदल गया। अनिल शौकीन मिजाज का था। उसकी नजरें खूबसूरत औरतों पर ठहरती थी और उसका दिल जवानी की गर्मी में डूब जाता था। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात भूरी मीना से हुई। 28 साल की भूरी राजविहार कॉलोनी में रहती थी। उसकी सलोनी देह, नशीली आंखें और कटीली मुस्कान किसी को भी दीवाना बना सकती थी। भूरी अनिल की दुकान पर गहने खरीदने या बेचने के बहाने आती। कभी चांदी की पायल खरीदती, कभी छोटा मोटा गहना बेच देती। अनिल उसकी हंसी और हाव भाव से आकर्षित हो गया। भूरी की साड़ी का पल्लू जब जानबूझकर ढलकता या वो टांग खुजलाने के बहाने साड़ी ऊपर उठाती तो अनिल की नजरें उसके कसे हुए बदन पर अटक जाती। सेठ जी, ये गहना कितने का है? भूरी की आवाज में मिठास और आंखों में नजाकत होती। अनिल जवाब देता, तुम जैसी हसीना के लिए तो मुफ्त में भी दूं। भूरी हंसती और उसकी हंसी अनिल के दिल में उतर जाती। 25 सितंबर की दोपहर, तेज धूप और उमस में भूरी फिर दुकान पर आई। अनिल अकेला था। भूरी ने आंचल ढलकाया और अनिल के करीब आकर खड़ी हो गई। सेठ जी, इतनी गर्मी में भी आप इतने कूल कैसे रहते हो? उसने नशीली आवाज में पूछा। अनिल की सांसें तेज हुई। तुम जैसी हॉट औरत पास हो तो गर्मी का क्या असर? उसने हंसकर कहा। भूरी ने अनिल का सिर पकड़ा और उसे अपने सीने से सटा लिया। अनिल ने उसकी नरम त्वचा की गर्माहट महसूस की। उसका दिल जोश से भर गया, लेकिन दोपहर का समय था और कोई ग्राहक आ सकता था। उसने खुद को संभाला। भूरी, यहां नहीं, कोई देख लेगा। भूरी ने होंठ दबाकर मुस्कुराया। कल दोपहर 12 बजे मेरे घर आ जाओ। मेरा पति बाहर होगा, रास्ता साफ रहेगा। उसने अनिल को अपना नंबर और पता नोट कराया। आने से पहले फोन जरूर करना, उसने आंख मारते हुए कहा। अनिल का मन बेचैन हो गया। भूरी की गर्म सांसें, उसका स्पर्श और उसकी नजाकत उसे रात भर सोने न दी। 26 सितंबर को अनिल सुबह से बेचैन था। उसका मन दुकान में नहीं लग रहा था। बार बार घड़ी देखता और भूरी की मुस्कान उसकी आंखों में तैरती। 12:25 बजे उसने भूरी को फोन किया। हाँ जान, टाइम हो गया, मैं आ रहा हूं, उसने कहा। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। भूरी की आवाज ने अनिल की हवस को और भड़का दिया। उसने दुकान की लाइट्स बंद की, कूलर और पंखा बंद किया, शटर गिराया, ताले लगाए और एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर राजविहार कॉलोनी की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो भूरी के घर पहुंच गया। उसने मकान की पहचान पहले से बता दी थी, नीले दरवाजे वाला घर। अनिल ने दरवाजा खटखटाया। भूरी सजी संवरी दुल्हन की तरह दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक
और साड़ी में कसा हुआ बदन अनिल को पागल करने वाला था। आंखों से ही खा जाओगे क्या? भूरी ने नशीली आवाज में कहा। अंदर आ जाओ, जी भरकर देख लेना। अनिल ने पूछा, मेरा स्कूटर कहाँ रखूं? भूरी ने उचटती नजर डाली। यही खड़ा रहने दो, अनिल ने कहा। स्कूटर बाहर और दरवाजा बंद। शक नहीं होगा? भूरी ने आंखें तरेर कर कहा। शक हो तो मैं झेल लूंगी। बेधड़क अंदर आ। अनिल उसके पीछे घर में दाखिल हुआ। कमरे में भूरी ने रैंप मॉडल की तरह अपने बदन का प्रदर्शन किया। कैसी लग रही हूं? उसने पूछा। गजब। अनिल की नजरें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। मेरा श्रृंगार कैसा है? भूरी ने साड़ी का पल्लू और ढलकाया। अनिल ने कहा, कोई कमी नहीं। भूरी ने होंठ दबाए। तुम नारी का श्रृंगार परखने में जीरो हो। मेरी मांग सूनी है, सिंदूर के बिना श्रृंगार अधूरा है। अनिल ने उसकी मांग देखी, जो वाकई सूनी थी। उसने हंसकर कहा, तो सिंदूर क्यों नहीं भरा? भूरी ने ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर की डिब्बी उठाई और अनिल की ओर बढ़ाई। एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर दो, फिर हमारा रिश्ता पवित्र हो जाएगा। अनिल ने हंसते हुए सिंदूर लिया और उसकी मांग में भरा। अब तनमन से मैं तुम्हारी, भूरी ने चहक कर कहा। अनिल ने उसे बाहों में लिया। उसने भूरी का माथा चूमा, उसकी पलकों को दुलारा और उसके बदन को सहलाने लगा। भूरी ने सेक्सी आवाज में कहा, सब कुछ यही खड़े खड़े करोगे? बेडरूम में चलो। अनिल ने उसकी कमर में हाथ डाला और बेडरूम की ओर बढ़ा, लेकिन तभी भूरी ने उसकी बाहें हटाई और पीछे से अनिल की कमर पर जोरदार लात पड़ी। वो औंधे मुंह बेड पर गिरा। लात मारने वाला 60 साल का तंदुरुस्त बूढ़ा था, राजेंद्र मीना। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। भूरी ने गिरगिट की तरह रंग बदला और राजेंद्र से लिपट गई। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये पापी मेरी इज्जत लूट लेता। अनिल सन्न रह गया। उसने सुना था कि औरतें प्रेमी को बुलाकर फिर इल्जाम थोप देती है, और आज वो इसे भोग रहा था। अनिल सोनी औंधे मुंह बेड पर गिरा। उसकी कमर में लात की चोट अभी भी सहरन पैदा कर रही थी। सामने खड़ा राजेंद्र मीना गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। भूरी, जो अभी तक अनिल को अपनी नजाकत से ललचा रही थी, अब राजेंद्र से लिपटकर रोने का नाटक कर रही थी। इस पापी ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, उसने चीख कर कहा। अनिल हक्का बक्का कभी भूरी को देखता, कभी राजेंद्र को। उसका दिमाग सुन्न था। भूरी ने उसे फोन करके बुलाया, अपनी मांग में सिंदूर भरवाया और अब उसे ही बलात्कारी ठहरा रही थी। राजेंद्र ने अनिल की ओर बढ़ते हुए गालियां बकी। तूने मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली? मां भवानी की सौगंध, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अनिल ने सफाई देने की कोशिश की। वो खुद मुझे बुलाई थी। लेकिन भूरी ने तुरंत चीख कर कहा, झूठ बोलता है। ये सुनार मेरी पायल के पैसे लेने आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। राजेंद्र के साथ 2 युवक और थे, सुनील और सुमित, उसके बेटे। तीनों ने अनिल को घेर लिया। राजेंद्र ने उसका कॉलर पकड़ा और थप्पड़ जड़ दिया। पैसे दो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। अनिल ने घबराते हुए कहा, पैसे मेरी दुकान की तिजोरी में है। राजेंद्र ने उससे चाबियां छीनी और तिजोरी का कोड पूछ लिया। अनिल डर के मारे सब बता गया। उसने सोचा पैसे देकर जान छुड़ा लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह साजिश सिर्फ पैसे लूटने की नहीं, बल्कि उसकी जान लेने की थी। उसी रात अनिल को भूरी के घर में बंधक बनाकर रखा गया। 27 सितंबर की भोर में राजेंद्र, सुनील और सुमित अनिल की दुकान पर गए। सीसीटीवी फुटेज में बाद में दिखा कि वे चाबी से शटर खोलकर अंदर घुसे, तिजोरी का कोड डाला और सारा माल, 10 लाख की नकदी और इतने ही कीमत के गहने एक पोटली में भरकर ले गए। शटर बंद किया, लेकिन ताले नहीं लगाए। भूरी के घर लौटकर उन्होंने माल तख्त पर उल्टा। नोटों के बंडल और चमचमाते गहने देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। अनिल ने कहा,
5 लाख ले लो, बाकी माल मुझे लौटा दो। लेकिन लालच ने उनकी नीयत बिगाड़ दी। राजेंद्र ने सुनील और सुमित से मशवरा किया, ये जिंदा रहा तो पुलिस के पास जाएगा। सुनील और सुमित ने अनिल के गले में फंदा डाला और उसका गला घोंट दिया। अनिल की सांसें थम गई। उसकी लाश को घर के एक कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। इधर अनिल की पत्नी उषा को चिंता सता रही थी। वो रात 9 बजे तक घर नहीं लौटा। उसने विनोद को फोन किया, विनोद, अनिल घर नहीं आए। दुकान पर है? विनोद ने बताया, भाभी, भैया तो दोपहर 12 बजे दुकान बंद करके चले गए। उषा का दिल बैठ गया। विनोद ने अनिल के दोस्तों को फोन किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात 10 बजे अनिल का फोन आया, मैं खाटू श्याम कारोबारी काम से गया हूं, सुबह लौटूंगा, उसने जल्दबाजी में कहा और फोन काट दिया। उषा को बात अजीब लगी। अनिल बिना बताए कहीं नहीं जाता था और खाटू में उसका कोई कारोबारी काम नहीं था। बुरे विचारों ने उसे रात भर सोने न दिया। 27 सितंबर की सुबह विनोद का फोन आया, भाभी, बुरी खबर है, भैया की दुकान में चोरी हो गई, तिजोरी खाली है। उषा पर दोहरा आघात पड़ा। वो दुकान पहुंची। थाना श्याम नगर की पुलिस पहले ही वहां थी। एसआई चमनलाल और जीवन राम ने मौका मुआयना किया। थाना प्रभारी संजय शर्मा, डीसीपी रवि दत्त गौड़ और अतिरिक्त डीसीपी आलोक वशिष्ठ भी पहुंचे। शटर और तिजोरी के ताले बिना तोड़े खोले गए थे। तिजोरी का इलेक्ट्रॉनिक कोड सही डाला गया था। विनोद ने बताया, भैया कोड बदलते रहते थे, लेकिन मुझे भी पता था। पुलिस को शक हुआ कि अनिल ने खुद चोरी की ताकि बीमा क्लेम कर सके। उषा बार बार कह रही थी, मेरे पति मुसीबत में है, उन्हें अगवा किया गया है। संजय शर्मा ने अनिल के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने और कॉल डिटेल निकालने के आदेश दिए। कॉल डिटेल से पता चला कि अनिल ने दोपहर 12:25 बजे भूरी मीना को फोन किया था। सर्विलांस सेल ने बताया कि उसका फोन 1 बजे तक राजविहार कॉलोनी में था, फिर बंद हो गया। संजय शर्मा ने विनोद को साथ लिया और पुलिस जीप से राजविहार कॉलोनी पहुंचे। वहां अनिल की सफेद एक्टिवा देखकर विनोद चिल्लाया, ये भैया की स्कूटर है। पुलिस ने मकान का दरवाजा खटखटाया। राजेंद्र ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही संजय शर्मा ने उसका कॉलर पकड़ा। अंदर कमरे में भूरी, सुनील और सुमित तख्त पर बैठे थे। उनके बीच नोटों और गहनों का ढेर था। पुलिस को देखते ही उनके होश उड़ गए। पुलिस ने चारों को हिरासत में लिया और माल जब्त किया। पूछताछ में सारी साजिश खुल गई। भूरी की शादी 8 साल पहले दुर्गेश से हुई थी। दुर्गेश नशे का आदी था। वो कुसुम्बा या शराब पीता और भूरी को रात भर तंग करता। उसकी बेवफाई और नशे की लत ने भूरी को 2 बच्चों की मां बना दिया, लेकिन उसका घर टूट गया। 2007 में दुर्गेश की मौत हो गई। तब राजेंद्र मीना, एक रिटायर्ड रेल कर्मी, भूरी की जिंदगी में आया। वो उसका खर्च उठाने लगा और उसकी रखैल बन गया। लेकिन भूरी को रखैल का तमगा मंजूर नहीं था। उसने राजेंद्र से शादी की मांग की। राजेंद्र ने एक शातिर योजना बनाई। जयपुर में शौकीन सर्राफों को अपने हुस्न से ललचाओ, उन्हें घर बुलाओ, हम उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। भूरी ने शादी की शर्त पर यह मंजूर किया। राजेंद्र ने भूरी से विवाह कर लिया और साजिश शुरू हो गई। भूरी सर्राफों को अपने रूपजाल में फंसाती। वे उसके घर पहुंचते तो राजेंद्र, सुनील और सुमित उन्हें धमकाकर लाखों वसूलते। अनिल भी इस जाल में फंसा। भूरी ने उसे ललचाया और जब वो घर पहुंचा तो उसे पीटा गया। लेकिन लालच में राजेंद्र ने अनिल की हत्या कर दी। पुलिस ने भूरी की निशानदेही पर अनिल की लाश बरामद की, जो घर में गड्ढे में दफन थी। एक डायरी भी मिली, जिसमें अन्य सर्राफों के नंबर और पते थे। चारों के खिलाफ धारा 365 अपहरण, 457 रात्रि में चोरी, 380 चोरी और 302 हत्या के तहत केस दर्ज हुआ।
भूरी के नाबालिग बच्चों को एनजीओ की कस्टडी में दिया गया। अनिल का परिवार टूट गया। उषा और उसके बच्चे सदमे में थे। ये कहानी एक सबक है। लालच और हवस इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। अगर अनिल अपनी सीमाएं न लांघता या भूरी ने सही रास्ता चुना होता तो शायद ये त्रासदी टल सकती थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।